दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों एसएससी के द्वारा सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है, जो आज की डेट में जारी हो चुकी है। दोस्तों अब बात करें नोटिस के बारे में, तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये नोटिस है सीजीएल 2023 एग्जामिनेशन। अब बात करें अगर डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 3 अप्रैल को आपका लिंक एक्टिवेटेड हो चुका है और 3 मई को ये अंतिम डेट होगा, जो 3 मई रात के 11 बजे तक अंतिम होगा। अब बात करें अगर ऑनलाइन पेमेंट का, तो वो 4 मई 11 बजे तक होगा और ऑफिशियल ऑफलाइन चालान काटने का वो 4 मई 11 बजे तक होगा। दोस्तों अब अगर आप देख सकते हैं नीचे और क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है इन्फॉर्मेशन। लास्ट डेट ऑफ डे पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो बैंक के वर्किंग आवर की वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए एक दिन एक्सटेंड करके 5 मई 2023 कर दिया गया है। और विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन। अब बात करें अगर आपके एप्लीकेशन में कोई त्रुटि हो जाती है भरने के समय में और उसको आप सुधरवाना चाहते हैं, तो वो जो है नया जो लिंक एक्टिवेट होगी वो 7 मई 2023 से लेकर 8 मई 2023 तक आपके 11 बजे तक एक्टिवेटेड रहेगी दोस्तों, 24 घंटे तक। अब बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1। तो इसमें दिया गया है टायर 1 का जो शेड्यूल है सीबीटी का वो जुलाई 2023, लेकिन एक्चुअली में डेट जो है पहले से ही कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया था, जो 17 जुलाई से है। अब बात करते हैं टायर 2 का। तो टायर 2 का इसमें कोई शेड्यूल दिया नहीं गया है, सिर्फ लिखा गया है टू बी नोटिफाइड लेटर। तो उसका भी जाहिर सी बात है कि जुलाई में है, तो हो सकता है, पूरी उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट हफ्ते तक या सितंबर के फर्स्ट हफ्ते तक नोटिस आ जाएगी और एग्जाम होने की संभावना रहेगी। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड कंबाइंड लेवल 2023 फिलिंग ऑफ वेरियस ग्रुप, जिसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं जो नॉन गेजेटेड के रूप में हैं, उनके पोस्ट को फिल करने के लिए ये वैकेंसी निकाली जा रही है। फॉलोइंग आर द लाइकली पोस्ट दैट विल बी फिल्ड अप थ्रू दिस एग्जामिनेशन। और इस परीक्षा के तहत कौन कौन सी पोस्ट भरी जाने वाली है वो अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पे लेवल 8 के अंतर्गत जो होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO, जो आता है इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG, जो ग्रुप बी की पोस्ट है और ये नॉन मिनिस्ट्रियल है, गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल होनी चाहिए। और फिर दूसरा नंबर पोस्ट है AAO, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। पहला ऑडिट था और इसमें अकाउंट्स है, दोनों ही AAO, लेकिन दोनों में अंतर है। अब ये जो है ये भी इंडियन ऑडिट अकाउंट्स C&J के अंतर्गत आता है और ये भी जो है ये ग्रुप बी का पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेटेड पोस्ट है। 18 से 30 ईयर्स इसके भी एज लिमिट है। दोस्तों अब बात करें उसके नीचे का जो पोस्ट है पे लेवल 7 का, जिसमें ASO सबसे पहले आता है, जो CSS के अंतर्गत आता है। CSS मतलब होता है केंद्रीय सचिवालय सेवा या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। जो ग्रुप बी का पोस्ट है इसके लिए 20 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर IB की बात करें तो इसमें भी 18 से 30 वर्ष की सीमा है। ASO अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें तो ये भी 20 से 30 वर्ष की सीमा है। ASO अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो ये भी 20 से 30 वर्ष की सीमा है। और वहीं ASO AHFU में बात करें तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर, तो वहाँ भी 20 से 30 वर्ष की सीमा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब MIT, उसमें भी 18 से 30। अगर वहीं बात करें हम अगर अदर डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें भी 18 से 30। अब उसके बाद सबसे चौथा पोस्ट आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या ITI। तो ये CBDT के अंतर्गत आता है, जो ग्रुप सी का पोस्ट होता है। इसके लिए भी 18 से 30 वर्ष की एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। दोस्तों अब बात करें इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, जो CBIC के अंतर्गत आता है, ये ग्रुप बी का पोस्ट है। इसके लिए भी 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा होती है। और इसी के अंतर्गत इंस्पेक्टर होता है जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं, कस्टम्स जिसको बोलते हैं, और एग्जामिनर होते हैं जिसको हम लोग इंस्पेक्टर भी कहते हैं। अब बात करें दोस्तों 14वें नंबर पोस्ट की, तो ये है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये उत्पाद विभाग के अंतर्गत आते हैं, जो इनका भी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 तक होता है। अब बात करते हैं उसके बाद सब इंस्पेक्टर, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI के अंतर्गत आते हैं। ये 20 से 30 की एज लिमिट है, जो ग्रुप बी का ही पोस्ट है। इंस्पेक्टर पोस्ट जो होता है किसी भी मिनिस्ट्री की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी 18 से 30 ईयर का ही एज लिमिट है। दोस्तों अब बात करते हैं इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो इसमें भी 18 से 30 वर्ष का ही एज लिमिट है और ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रुप बी के अन्य पोस्ट जो लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, जिनकी बेसिक सैलरी 35,400 होती है। अब बात करें
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी भी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होती है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये जो सीबीआईसी के अंतर्गत आता है, इनके भी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होती है। रिसर्च असिस्टेंट जो होता है वो एनएचआरसी के अंतर्गत मतलब मानव अधिकार विभाग के अंतर्गत आता है, इसकी भी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष की होती है। अब बात करते हैं डीए, तो डीए जो होता है वो सीएनएडजी के अंतर्गत आता है, ऑफिस ड्यूटी होता है, तो इनकी भी ड्यूटी जो होती है वो ऑफिस में होती है अकाउंटेंट के काम पे, और इनका भी एज लिमिट जो होता है 18 से 30 ही होता है। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में होते हैं, राष्ट्रीय जांच जो संस्थान है, तो इसमें भी 18 से 30 वर्ष का ही इनका उम्र सीमा रहता है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की बात करें जो एमएचए के अंतर्गत आता है, मतलब कि नार्कोटिक्स विभाग जो ड्रग वगैरह पकड़ते हैं, तो वो भी ग्रुप बी के पोस्ट हैं और वो उनके भी एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष ही है। और वहीं बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो ग्रुप बी का पोस्ट है, इनकी उम्र सीमा जो है 18 से 32 वर्ष होती है दोस्तों। अब अगर बात करें हम पे लेवल 5 के अंतर्गत जो पोस्ट होती है उसमें ऑडिटर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पहले CNG, CGDA और अलग डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री में। तो इन सभी पोस्ट के बारे में बताएं तो लेवल 5 में जो होते हैं वो ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं। इनकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 27 वर्ष के अंतर्गत होता है दोस्तों। अब इसी के अंतर्गत अकाउंटेंट भी आता है और अकाउंटेंट जूनियर भी आता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब बात करें अगर पे लेवल 4 की, तो जिसका बेसिक पे जो होता है 25,500 होता है, तो इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, और ये भी ग्रुप सी का ही पोस्ट है, जिसकी उम्र सीमा जो होती है वो 18 से 27 वर्ष होती है। वहीं बात करें सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या UDC अपर डिवीज़न क्लर्क की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज मिनिस्ट्रीज में आता है या CS में आता है, और ये भी ग्रुप सी का पोस्ट है और इसकी भी उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष है। जबकि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो मिलिट्री इंजीनियरिंग या सर्विस के अंतर्गत आता है, या फिर MED मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, तो ये भी ग्रुप सी के अंतर्गत आता है और इसकी भी जो सैलरी है उम्र सीमा है वो 18 से 27 वर्ष होती है। अब इसके बाद बात करें तो टैक्स असिस्टेंट 2 में आते हैं, CBDT और CBIC में, जो कि लेवल 4 के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं से जो सीनियर होते हैं लेवल 6 के अंतर्गत वो एक्साइज इंस्पेक्टर या कस्टम्स वाले होते हैं। तो ये ग्रुप सी से आते हैं और इनका भी उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष होता है। और सब इंस्पेक्टर जो ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो 18 से 27 वर्ष के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आते हैं दोस्तों। अब बात में लास्ट में नोट में कही गई है, द कमीशन मैक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ फोर्स द बेसिस ऑफ मेरिट कम, मतलब ये जो जितने भी पोस्ट हैं आपको तब अलॉट होता है जब आपका मेरिट उस लेवल का होता है। तो सभी पोस्ट का अलग अलग मेरिट कट ऑफ बनता है, उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद ही आपको उस पद पे चयनित किया जाता है दोस्तों SSC के द्वारा। और इसके अलावे आपके साथ मतलब अगर आप मतलब किसी भी इंस्पेक्टर के रूप में अब आपका चयनित होता है, तो उस समय आपका मेडिकल, फिजिकल और एडिशनल स्टैंडर्ड सभी तरीके का वेरिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नोट में क्या कहा गया है, तो वाइल गिविंग प्रेफरेंस पोस्ट एंड ही व्हेन रिक्वायर्ड द कमीशन द कैंडिडेट्स में नॉट देयर आर फ्यू पोस्ट लाइक इंस्पेक्टर। तो ये जो कमीशंस है इसमें क्या क्या कौन कौन से आते हैं, तो एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर या प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर CBN मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, और जूनियर इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, सब इंस्पेक्टर इन CBI एंड NIM। तो इन सभी के बारे में बताया गया है। इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट देना अनिवार्य होता है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे नोट में क्या कहा गया है, तो तीसरे नोट की बात करें तो देख सकते हैं कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मतलब AAO या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो लेवल 8 की पोस्ट होती है दोस्तों, विल बी एलोकेटेड टू वेरियस ऑफिसेस इन द डिपार्टमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया बेस्ड ऑन नंबर वैकेंसीज। तो इन्हें सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर वो चुन लेते हैं तो इन्हें दिल्ली ही डिपार्टमेंट दिया जाएगा, इनको भारत के किसी भी अलग अलग ऑफिस में इनको ड्यूटी दिया जा सकता है, जहाँ जहाँ वैकेंसी जिस रूप में होगी दोस्तों, वो स्टेट हो या फिर UT हो दोस्तों। अब इसके लिए चाहिए क्या, तो कैंडिडेट जो है उन्हें बैचलर डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए विद डिजरेबल क्वालिफिकेशन प्रेफरेबली अलाउड द कमर्शियल स्ट्रीम बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी वैकेंसी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसी की बात करें तो अभी CGL के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि 7500 वैकेंसी उनके हाथ में है, और मतलब ये टेंटेटिव रूप में बताया गया है। ये 7500 वैकेंसी जो है वो CGL के हाथ में अभी है, वो इस रूप में आपकी वैकेंसीज इस बार निकाली गई है। और वो आपका बात करते हैं सिलेबस की और पैटर्न की, तो सब आपको पहले से पता है कि SSC ने पिछले वर्ष एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव किया था, और इस बार भी वही रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, अवेयरनेस के 25 रहेंगे,
क्वांट के 25 और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 25 रहेंगे, जो 50-50 मार्क्स के होंगे और टोटल आपको 200 मार्क्स के पेपर देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है और 1 घंटा 20 मिनट जो होता है वो PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए होता है दोस्तों। अब यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है टायर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और MCQs होंगे और ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। और इसके बाद निगेटिव में 1/2 इसमें मार्क्स कट जाता है दोस्तों, आपको पता है ये ऑलरेडी जो SSC की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम शेड्यूल 2 मतलब कि मेंस की या CBT 2 की। तो इसमें पेपर जो 2 सेशन में है, तो सेशन 1 में आप देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग है, जिसमें 30-30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू 3 मार्क्स की होगी। और इस प्रकार मैथ 60 और रीजनिंग 60 मिलाकर टोटल 180 मार्क्स के ये पेपर होंगे और इसके लिए समय दिया जाएगा आपको 1 घंटे और 1 घंटा 20 मिनट PWD वालों के लिए। अब वहीं बात करें अगर सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 में जो दोस्तों पेपर है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंग्लिश के लिए 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू 3 मार्क्स के होगी और टोटल 210 मार्क्स के होंगे। इसमें भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और PWD वालों के लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा सेशन 3 है कंप्यूटर मॉड्यूल, जिसमें आपको कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स की वैल्यू रहेंगे, टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें एक चीज़ बताया गया है कि कंप्यूटर जो है उसमें पास करना होता है सिर्फ आपको। अब ये जो पेपर 2 और 3 है, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़ फाइनेंस इकोनॉमिक्स, ये जो स्टैटिकल ऑफिसर बनेंगे उनके लिए एसेंशियल होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, अलग अलग सेक्शन में, और 2 घंटे के अंतराल पे इनको पेपर देना होता है दोस्तों। अब इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 200 नंबर आपको प्री में मार्क्स के 200 नंबर के होंगे और 390 नंबर के आपके मेंस होंगे दोस्तों। अब बात करें यहाँ पर, तो टायर 2 विल इंक्लूडेड कंडक्ट ऑफ द पेपर 1, 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट्स डे। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। तो पेपर 1 आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, किसी भी पोस्ट पे आप अपना प्रेफरेंस देते हो तो। अब आपको मॉड्यूल के बारे में बताया गया है, मैथ एबिलिटी जो है, मैथ और रीजनिंग जो है सेशन 1 में, और सेशन 2 में आपको इंग्लिश और GK अनिवार्य किया गया है, और सेशन 3 में जो कंप्यूटर नॉलेज है और डाटा एंट्री स्पीड जो है, मतलब टाइपिंग जो है, वो अनिवार्य है।